Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video about UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने हमसे ईमेल के थ्रू भी पूछे हैं और कुछ कैंडिडेट्स ने जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछे हैं. सो वी थॉट कि क्यों ना इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर पोस्ट की जाए, जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके. बहुत सारे क्यूरीज जो हैं उनकी इसी वीडियो के थ्रू जो है वो क्लियर हो जाएँ. बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल करके क्वेश्चंस पूछे थे, वो हमने सारे जो है वो कलेक्ट किए हैं. और जो कमेंट सेक्शन में हमसे मोस्टली लोग पूछते हैं और बार बार क्वेश्चंस करते हैं, तो वही क्वेश्चन जो है हमने आज इस वीडियो के लिए चूज़ किए हैं. इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस नहीं किया, तो आप हमें ईमेल करके और कमेंट सेक्शन के थ्रू भी हमसे क्वेश्चनिंग जो है वो कर सकते हैं. हमारी टीम आपसे एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट करेगी और आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी. सो अपनी वीडियो की तरफ मूव करने से पहले, अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने हमसे ईमेल में भी पूछा है और बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट में भी बार बार इस क्वेश्चन को किया है ऑलमोस्ट. तो क्वेश्चन है कि क्या अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है तो क्या आप उसको बाद में विड्रॉ कर सकते हैं, बाद में आप इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर एप्लीकेशन सबमिट करवा दी और किसी भी वजह की किसी भी सूरत में अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है, आपका इंटरव्यू आ जाता है और आपको लगता है कि इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, या और किसी वजह से आपका जो है माइंड चेंज हो जाता है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो येस बिल्कुल आप विड्रॉ कर सकते हैं. और विड्रॉ करने की सूरत में जो आपने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवाई है, IHS फ़ी सबमिट करवाई है, वो आपको जो है वो रिफ़ंड हो जाती है. तो और आपके स्टेटस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बजाय इसके कि आपका इंटरव्यू आ गया है फॉर एग्ज़ाम्पल और आपकी तैयारी नहीं है और आप फिर भी जो है वो इंटरव्यू देते हैं और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, तो फिर जब आप सेकंड टाइम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, न्यू एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, तो फिर उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि आपने पहले भी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया. तो अगर ऐसा करते हैं तो इसका आप पर जो है आपकी एप्लीकेशन पर थोड़ा-सा बैड इम्पैक्ट पड़ता है. लेकिन अगर अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है, आपका माइंड चेंज हो गया किसी भी वजह से और आप उसको विथड्रॉ करवा लेते हैं, तो इस सूरत में आपको एप्लीकेशन फ़ी, IHS फ़ी जो है वो रिटर्न हो जाती है और इसका आपके स्टेटस पर कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर. अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड जो मोस्ट हमसे क्वेश्चन किया जाता है वो है कि क्या IHS फ़ी जो है वो रिफ़ंड हो जाती है आफ्टर रिफ्यूज़ल. अगर वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या IHS फ़ी रिफ़ंड हो जाती है. सो द आंसर इज़ येस. आपकी IHS फ़ी जो है वो रिफ़ंड हो जाती है अगर आपका अनफॉर्चुनेटली वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए. जिस कार्ड से आपने पेमेंट की है, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की है, उसी अकाउंट में जो है विद इन 6 वीक जो है आपका बैक हो जाती है, फ़ी आ जाती है, रिफ़ंड हो जाती है आपको उसी सेम अकाउंट पे, सेम कार्ड पे. और अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए भी अप्लाई करना है, तब भी विद इन 6 वीक जो है आपकी फ़ी वो आपको सेम अकाउंट में रिटर्न हो जाती है. और अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर आपने वो फ़ी, IHS की फ़ी जो है उसको रीसबमिट करवाना होता है, फिर वो आपने दोबारा से जमा करवानी होती है. तो ये है इसका आंसर. अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. जो थर्ड क्वेश्चन हमसे मोस्टली लोगों ने किया है, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो क्या वो रीअप्लाई कर सकते हैं, न्यू एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं. तो यस, रीअप्लाई कर सकते हैं आप, न्यू एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं. लाइक अगर आपने किया है इंटरव्यू की वजह से आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, उसकी वजह से कोई मसला आया है और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया है, तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया है, आपने कोई वायलेशन की है और आप पर 10 इयर्स का बैन लग गया है और आपकी 10 इयर्स के बैन के साथ-साथ आपकी एप्लीकेशन जो है उसको रिफ्यूज़ किया गया है, तो फिर आप उसके लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आप दोबारा अप्लाई करते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सिस्टम बहुत एडवांस है उनका और वो फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं कि इन पर 10 इयर्स का बैन है, इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, इस वजह से हुआ था, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको फ़ेल कर दिया जाता है और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता.
इसलिए अगर 10 इयर्स का बैन फिर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन भी किया है कि अगर उनके कार्ड की लिमिट जो है वो ज़्यादा ना हो, जैसे आपने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवानी है, IHS फ़ी भी सबमिट करवानी है, लेकिन कार्ड की इतनी लिमिट नहीं है कि आप ये दोनों फ़ी जो है वो पे कर सकें, तो उस सूरत में फिर क्या किया जाए? तो उस सूरत में आप किसी और का कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी लिमिट जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन फिर ये है कि आपसे इंटरव्यू में उसकी डिटेल्स भी ली जाती हैं, तो आप उनको डिटेल बताएँ कि किसका कार्ड आपने यूज़ किया, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है और कौन से बैंक अकाउंट का कार्ड यूज़ किया गया है। इस तरह के आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपने उनको किस तरह से पेमेंट की है, आपने उनको किस तरह से पैसे दिए हैं और फिर उन्होंने आगे आपकी जो है वो पेमेंट की है। तो इस तरह की डिटेल्स आपसे फिर ली जाती हैं जो कि ईज़िली आप उनको बता सकते हैं। एक व्यूअर ने हमसे ये भी क्वेश्चन किया है कि अगर इंटरव्यू के बाद अनफॉर्चुनेटली वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, तो क्या हम सेम कंपनी से सेम जॉब का कॉज़ लेकर दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं? तो येस, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर होम ऑफ़िस जो है उसी कंपनी को सेम कॉज़ इश्यू करता है तो आप ये कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक और भी क्वेश्चन है कि जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करवाए हुए 1 मंथ हो गया है और अभी इंटरव्यू आया है और इंटरव्यू में भी टाइम लगेगा, तो क्या कॉज़ जो है वो एक्सपायर हो जाएगा? क्योंकि कॉज़ की जो लिमिट होती है वो है 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स की उनकी लिमिट होती है, तो अगर इस एप्लीकेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाए, तो क्या कॉज़ जो है उसको वो एक्सपायर हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस है, तब तक आपका कॉज़ जो है वो वैलिड ही काउंट किया जाता है। फिर उसमें 4 मंथ्स लगें या 6 मंथ्स लगें, आपका कॉज़ जो है उसको वैलिड ही काउंट किया जाता है, तब तक वो एक्सपायर नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप विथड्रॉ कर लें या फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए, तो इस सूरत में कॉज़ जो है वो एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ईमेल करके भी हमसे क्वेश्चंस किए हैं कि क्या हर कैंडिडेट का इंटरव्यू आता है, जो अप्लाई करता है उसका इंटरव्यू आता है? तो इन दिनों 99% जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू आ रहा है। 1% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू जो है वो नहीं आता और उनमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी इस चीज़ का बहुत बार ज़िक्र किया है कि जिनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनके पास क्वालिफ़िकेशन होती है अच्छी, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस भी उनका अच्छी कंपनीज़ में है और डॉक्यूमेंटेशन उनकी सारी कंप्लीट है और इसके साथ-साथ उनके जो जहाँ जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया है यूके में, वो भी एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है, अच्छी साख वाली कंपनी है। तो इन कैंडिडेट्स का जो है वो इंटरव्यू नहीं आता, 1% ही ऐसा होता है, लेकिन 99% जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे ये भी पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई करने के बाद कितने टाइम में जो है वो आंसर आता है। सो जो यूके वेबसाइट है उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का आंसर जो है वो उसका टाइम फ्रेम 6 मंथ्स का है कि 6 मंथ्स में जो है वो आंसर आता है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी वहाँ पर मेंशन की है कि अगर इंटरनेशनल कैंडिडेट है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स भी हो गए हैं लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई किए हुए, लेकिन अभी तक उनका आंसर नहीं आया। तो ये टाइम जो है वो ज़्यादा लग सकता है और एक रफ़ सा आइडिया है कि आपको साल भी लग सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनमें से किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया है। तो ये डिपेंड करता है होम ऑफिस पर, एप्लीकेशन पर। हो सकता है किसी का 3 मंथ्स में ही आंसर आ जाए, 4 मंथ्स में ही आंसर आ जाए, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस जो हैं उनका साल में, 6 मंथ में, 7 मंथ्स में भी आंसर आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स ने ये भी पूछा है जिनके वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गए हैं। उनका क्वेश्चन है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है? तो ये डिपेंड करता है। बेसिकली उन्होंने रिफ्यूज़ल लेटर में भी लिखा होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर है। तो अगर केस वर्कर की तरफ से कोई एरर है, सो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं उनमें से किसी का भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का अभी तक आंसर नहीं आया है। तो ये बात हमें तभी पता चल सकती है जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का रिप्लाई आएगा। तो हम जब भी हमें इस चीज़ की नॉलेज होगी, हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स ने, कैंडिडेट्स ने ये भी क्वेश्चन किया है कि जब आप IHS फ़ी वगैरह सबमिट करवाते हैं तो क्या आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आए, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो येस, बिल्कुल आपसे पूछा जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए थे? सो आप जो भी उनको रीज़न देते हैं उसको वेरीफ़ाई किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बताते हैं कि बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपके या तो फादर बिज़नेस रन कर रहे हैं, वहाँ से आपको जो है ये आपकी इनकम आती है,
वहाँ से उनकी इनकम आती है। तो ये चीज़ें फिर एफबीआर से जो है वो वेरीफाई भी की जाती हैं, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, सो येस उनको वेरीफाई भी किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि जो इंटरव्यूअर होता है आपका, जो आपका इंटरव्यू लेता है फॉर यूके स्किल वर्कर वीज़ा, क्या वही आपका इंटरव्यू जो है वो अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो जस्ट आपका इंटरव्यू लेते हैं। वीज़ा ऑफिसर की तरफ से, केस ऑफिसर की तरफ से उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जो इंटरव्यूअर होते हैं उन्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो वही क्वेश्चन जो है आपसे इंटरव्यू में करते हैं, और आपके आंसर्स जैसे एज़ इट इज़ सेम आंसर जो हैं आपके, वो आगे आपके केस वर्कर को भेज दिए जाते हैं, और वहाँ पर जो है वो चीज़ें सारी वेरीफ़ाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करते हैं, और आपका इंटरव्यू चेक होता है, और वही जो है ऑफ़िसर जो हैं, केस वर्कर जो हैं, आपका वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज़ करते हैं। तो ये डिसीजन उनके हाथ में होता है, आपके इंटरव्यूअर के हाथ में ये नहीं होता। कुछ कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन भी किया है कि इंटरव्यू की टाइमिंग कितनी होती है, टाइम लिमिट क्या होती है? तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे। कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसे भी होता है कि उनको ऑडियो कॉल की जाती है और 15 मिनट्स का इंटरव्यू जो है उनसे लिया जाता है। कुछ से 30 मिनट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, 1 आवर का लिया जाता है, कुछ का 2 आवर्स पर लिया जाता है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन देम और योर जॉब टाइटल। वो आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं, कितने क्वेश्चन करते हैं, कितने टाइम लिमिट का आपका इंटरव्यू होता है, ये आपको नहीं पता होता। ये उन्हीं पर डिपेंड करता है जो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या हम अपना इंटरव्यू उर्दू में दे सकते हैं, और अगर हम उर्दू में इंटरव्यू देते हैं तो इसका कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता। सो ये डिपेंड करता है जॉब पर कि आपकी जॉब क्या है। जैसे आप अगर कोई कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हैं, कस्टमर सर्विस आपने करनी है, मार्केटिंग की आपकी कोई जॉब है जिसमें आपने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, तो यस ये आपसे फिर इंटरव्यू में भी जो इंटरव्यूअर हैं वो पूछते हैं कि आप जो है इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, तो आप उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, उनसे किस तरह से बात करेंगे। तो इसका इस तरह से बैड इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपकी जॉब है लाइक शेफ़ है, ब्रिकलेयर है, इस तरह की अगर आपकी कोई जॉब है जिसके साथ आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते, तो येस फिर आपका इस पर कोई बैड इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है। आप उर्दू में अपना इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द जॉब टाइटल। कुछ व्यूअर्स ने ये भी पूछा है कि उनका जो वीज़ा है रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ल रीज़न जो है वो ये है कि आपका जो कॉज़ है वो अनडिफ़ाइंड है, और अनडिफ़ाइंड कॉज़ की वजह से जो है वो रिफ्यूज़ल आया है। तो आपको ये बात क्लियर कर देते हैं कि कॉज़ जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है डिफ़ाइंड कॉज़ और एक होता है अनडिफ़ाइंड कॉज़। तो जो डिफ़ाइंड कॉज़ है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए होता है जिसने आउटसाइड ऑफ द यूके से अप्लाई किया है जॉब के लिए, और जो अनडिफाइंड कॉज़ है वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि यूके से ही अप्लाई करते हैं। तो अगर आप अ, गलत कॉज़ जो है वो लगा देते हैं तो इस सूरत में भी वीज़ा जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। सो मोस्टली कैंडिडेट्स ने हमसे ये क्वेश्चन भी किया है कि इंटरव्यू के कितने टाइम के बाद जो है वो आंसर आता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या फिर अप्रूव हुआ है, तो कित क्या टाइम फ्रेम है इस चीज़ का, इसके आंसर का? तो इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। कुछ लोगों का 2 दिन बाद भी आंसर आया है, कुछ का 1 मंथ के बाद भी आंसर आया है और कुछ का 2 मंथ्स के बाद भी आंसर आया है। सो इसका कोई फ़िक्स टाइम फ्रेम नहीं है। आपका जैसे ही वीज़ा अप्रूव होता है या फिर रिफ्यूज़ होता है, आपको फ़ौरन से ईमेल आ जाती है, लेकिन इट विल टेक टाइम, और इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी पूछा है कि क्या इंटरव्यू की जब डेट आ जाती है, आपके पास टाइमिंग आ जाती है, तो उसको रीशेड्यूल करवा सकते हैं? तो येस आप उसको रीशेड्यूल करवा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो तो। लाइक कोई बीमार हो जाता है या फिर और कोई इशू आ जाता है ऐसा जिसकी वजह से आप इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते, तो आप उसको रीशेड्यूल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको होम ऑफ़िस को जो है वो ईमेल करनी होती है, और इसका 24 आवर्स पहले आपने ईमेल करनी होती है। लाइक अगर कल आपका इंटरव्यू है तो आज 24 आवर्स पहले आप उसको आप उनको ईमेल करके बताएँ, अपना रीज़न बताएँ, तो आपका इंटरव्यू जो है उसको रीशेड्यूल कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। लाइक अगर कोई बीमार हो जाता है, कंट्री में कोई इशू हो जाता है जिसकी वजह से सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आप उनको पहले जो है वो बता सकते हैं, 24 आवर्स पहले बता सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमसे किया है कि क्या जो वो एक्सपीरियंस लेटर्स सबमिट करवाते हैं, अपनी डिग्री सबमिट करवाते हैं या फिर डिप्लोमा सबमिट करवाते हैं, तो क्या उनको वेरीफ़ाई किया जाता है? सो येस 99% इन दिनों में उनको वेरीफ़ाई किया जाता है, या फिर ईमेल के थ्रू वेरीफ़ाई करते हैं या कॉल करके वेरीफ़ाई करते हैं, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफ़ाई किया जाता है, और इन दिनों तो 99% जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई किया जाता है।
और कुछ कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन भी किया है कि क्या जब इंटरव्यू हो रहा हो तो वो नोट्स पास रख सकते हैं, जैसे इंटरव्यू डेट्स याद नहीं रहती या डिप्लोमा डिग्रीज़ की डेट्स याद नहीं रहती, तो क्या वो उनको उन डेट्स को लिखकर अपने पास नोट्स रख सकते हैं? सो द आंसर इज़ नो। इस चीज़ को बिल्कुल, बिल्कुल अवॉइड करें और ये चीज़ जो है वो चीटिंग कंसीडर की जाती है और आपका इंटरव्यू जो है वो फ़ौरन से बंद भी कर दिया जाता है। और इंटरव्यू के स्टार्ट में वो आपको बोल देते हैं कि आपके पास अगर कोई नोट्स हैं, कोई पेजेज़ हैं, तो प्लीज़ आप उनको जो है वो साइड पे रख दें और अपना जो है वो जेन्युइन तरीके से इंटरव्यू दें। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन आपकी जो कॉल है उसको कट कर दिया जाता है और मोस्ट प्रोबेबली आप पर 10 इयर्स का बैन भी लग सकता है। तो वी स्ट्रांगली एडवाइस यू कि आप इन सब चीज़ों को जो है वो अवॉइड करें। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें ये भी क्वेश्चन किया है कि क्या जो IHS फ़ी है या वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो एम्प्लॉयर भी पे कर सकता है? तो येस, एम्प्लॉयर ये फ़ीसेस पे कर सकता है। और जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि ये फ़ीस जो है वो किसने पे की है? तो आप बता सकते हैं कि एम्प्लॉयर ने पे की है और फिर इसके बाद आपसे मोर क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, लाइक क्या आपका ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था कि जो फ़ी है वो एम्प्लॉयर पे करेंगे? और अगर उन्होंने पे की है तो आपका फिर उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आपने उनको रिटर्न करने हैं? अगर रिटर्न करने हैं तो कैसे करने हैं? तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपसे ली जाती हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन भी किया है कि जब पूछा जाता है कि क्या आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है वो आपने खुद फ़िल की थी या किसी ने आपकी हेल्प की थी, तो उनको क्या आंसर दिया जाए? तो जो बात है आप वही बताएँ। अगर आपने खुद उसको फ़िल किया है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल किया है, तो आप अपना बता सकते हैं। अगर आपने किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली है तो उस कंसल्टेंट का बताएँ, या अगर किसी फैमिली मेंबर ने, किसी रिलेटिव ने आपकी हेल्प की है तो आप उसका भी बता सकते हैं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप जो भी बात है उनको डायरेक्टली बता सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो कंसल्टेंट ने जो है वो सबमिट करवाई है और जो हमारी ईमेल है वो भी कंसल्टेंट के पास है और उन्होंने उसका पासवर्ड भी जो है वो चेंज करके अपने पास रखा हुआ है। तो जितनी भी होम ऑफ़िस से जो भी बातचीत हो रही है, वो हमारे कंसल्टेंट के थ्रू ही हो रही है। तो अगर हम रीशेड्यूल करवाना चाहें इंटरव्यू तो उसके लिए फिर हम क्या करें? तो इसका आंसर यही है कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि जो भी आप कंसल्टेंट से ये डिस्कस करें चीज़ कि जो भी होम ऑफ़िस से आपकी बात हो वो आपके थ्रू ही हो और आपके पास ही ईमेल एड्रेस हो, सारा कुछ जो भी ईमेल करनी है वो आप करें। आप कंसल्टेंट से हेल्प ले सकते हैं कि ईमेल करनी कैसे है, कौन से वर्ड्स यूज़ करना बेहतर है। वो इस तरह की आपकी गाइडेंस आपको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करें। लेकिन जो डिस्कशन होनी है, जो उनसे बात होनी है, जो जितनी भी कन्वर्सेशन होनी है, वो आपके थ्रू ही हो और आपकी इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो मोस्टली बिज़ी होते हैं, उनके पास और भी जो है वो केसेस होते हैं, उन्होंने हर केस को जो है वो चेक करना होता है, तो वो बिज़ी होते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वो आपको पहले पता चलना ज़रूरी होता है। अगर होम ऑफ़िस की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट की ईमेल आ जाती है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँ या फिर इंटरव्यू की ईमेल आती है, तो वो सबसे पहले आपके पास आए, आपको पता हो कि आपका इंटरव्यू है। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि जो कंसल्टेंट हैं वो बताना भूल गए कैंडिडेट को और उन्होंने बिल्कुल 1-2 दिन पहले उनको बताया कि आपका इंटरव्यू है, तो इस सूरत में जो है वो तैयारी भी नहीं कर सके। तो इसलिए हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि ये चीज़ें आप अपने कंट्रोल में रखें। ईमेल्स जो भी आएँ या फिर जो आपने ईमेल करनी है वो आपके थ्रू ही हों। कंसल्टेंट की इन्वॉल्वमेंट इस तरह से हो कि वो आपको गाइड कर सकें। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको हेल्थ इश्यू है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इंटरव्यू जो है वो नहीं ले सकते नेक्स्ट डे जो आपका है, तो इस सूरत में आपका जब इंटरव्यू होता है तो आपके इंटरव्यू के स्टार्ट में आपसे पूछा जाता है आपकी हेल्थ के बारे में। तो उस टाइम पर भी आप उन्हें बता सकते हैं, अगर आपका कोई मेजर हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, तो आप उनको उस टाइम पर भी बता सकते हैं कि दैट यू आर नॉट फीलिंग फिट एंड वेल इनफ टू बी इंटरव्यू टुडे। और ये आप इसी सूरत में कर सकते हैं अगर हेल्थ इशू आपको 24 आवर्स में आया है। आपके पास इतना टाइम नहीं था आपको, क्योंकि 24 आवर्स से पहले आपने बताना होता है, विदिन 24 आवर्स होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना होता है कि आपकी जो है वो हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन अगर 24 आवर्स के अंदर-अंदर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, नहीं दे सकते इंटरव्यूज़ हेल्थ के साथ, तो फिर आप उस टाइम पर बता सकते हैं कि विदिन 24 आवर्स आपको ये इश्यू आया है और इसकी वजह से आप इंटरव्यू नहीं दे सकते और आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचा, क्योंकि 24 आवर्स पहले बताना होता है। तो आपके पास नहीं था टाइम कि आप उस टाइम पर इन्फॉर्म कर सकें, तो इसलिए आप अभी बता रहे हैं। तो इस सूरत में भी आपका इंटरव्यू जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है, उसको रीशेड्यूल कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमने बहुत सारी क्यूरीज़ आपकी क्लियर कर दी होंगी इस वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है जिसका हमने आंसर नहीं दिया और आपके क्वेश्चन जो है अभी है माइंड में, तो प्लीज़
ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आल्सो ईमेल अस। हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। I hope you like the video, and if you did then please subscribe to our channel for more informative videos and also press the bell icon for latest updates. Also comment below, share it with your friends, like this video. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।